फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसा कि कल नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बता रखा है और कुछ मोटिवेशन चीज़ें बताई थी, आपको मोटिवेट किया था कि आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि देखो, थोड़ा थोड़ा प्रयास, अगर हम ये सोच लें कि आज हमको थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव है। क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है और तिनके का अस्तित्व नहीं है किंतु मगर तिनका तिनका जोड़ के छप्पर बनता है। तो आप प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। एक दिन, जैसे अब हमने कहा कि आप पढ़ाई करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अपने टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। अगर आज आपने 1 घंटे पढ़ाई की, कल आधे घंटे बढ़ाइए, अगले दिन 2 घंटे बढ़ाइए। तो जोश के साथ पढ़िए, उत्साह के साथ पढ़िए, इंजॉय के साथ पढ़िए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 100% सिखा के जाएंगे। 2 बातें सिखाएंगे। पहला, डोबेराइनर का त्रिक नियम पेपर में पूछा जाता है। डोबेराइनर का त्रिक नियम किसे कहते हैं? या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम को समझाइए, या न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी, क्या कमियां थी। तो इन सारी बातों को, सारे डाउट को आज क्लियर करेंगे अपने इस टॉपिक में। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। क्या है? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हमने आपको उस दिन मोटिवेशन किया था, आपको जो मोटिवेट किया था उसमें आपको बताया था कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको तत्व और वर्गीकरण, और ये भी बताया था कि इनको वर्गीकरण क्यों कहते हैं या इनको वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो ये सारी बातें देखो, थोड़ा आप इस पर फोकस कर लीजिए। देखिए, लिखा है तत्वों का वर्गीकरण समय की बचत करता है। यदि हम तत्वों के गुणधर्मों को जान लेंगे तब हमें उन्हें याद करने में समय की बचत होगी, समय बचेगा। क्योंकि एक ही गुणधर्म के तत्वों को जब साथ में रखेंगे तो जो गुणधर्म पहले वाले तत्व का होगा वही दूसरे नीचे वाले जितने भी उस सीरीज में होंगे वो सारे तत्व के गुणधर्म एक जैसे होंगे। तो हमें याद करने में आसानी होगी और साथ ही समय की भी बचत होगी। तो लिख दिया हमने कि तत्वों का वर्गीकरण समय की बचत करता है। दूसरी बात क्या लिखी है? तथा गुणधर्मों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का एक सुगम माध्यम है। वर्गीकरण गुणधर्मों को, उनके गुणधर्म, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका अध्ययन करने का एक सुगम माध्यम क्या है? वर्गीकरण है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब इधर बात करते हैं। तो हमने क्या बताया, इस वर्गीकरण को करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो उन बहुत सारे वैज्ञानिकों में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो आपके ये थे, जो उनका नाम है डोबेराइनर। क्या नाम है? डोबेराइनर। और इन्होंने, क्योंकि इनके नियम को पूछता है कि डोबेराइनर के नियम को त्रिक नियम क्यों कहा गया। तो त्रिक नियम क्योंकि ये तीन तत्वों को लेकर के अपने वर्गीकरण को प्रदर्शित किया था। समझ रहे हो? तीन तत्वों को लेकर के। तो चलिए इनका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो अगर इनकी हम परिभाषा की बात करें तो आप ध्यान से सुनिए। क्या है? डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने क्या किया, अपने क्या लिखोगे, डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार या डोबेराइनर के नियम के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों, कितने तत्व हैं? त्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि 3 तत्व हैं। तो त्रिक के तीनों तत्वों को किसके क्रम में रखेंगे? बढ़ते हुए परमाणु भार। क्या लिखेंगे? उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, ये आपका जो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये जो 7 लिखा हुआ है ये आपका, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और 3 विषम संख्या, ये भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको द्रव्यमान संख्या निकालना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज देख लीजिए। यहाँ पर हम उस चीज को डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि नहीं, वीडियो लंबा खिंच जाएगा, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और विषम संख्या है। ये ट्रिक बताए थे हम कि अगर विषम संख्या हो तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 3 दूनी 6, एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। ये हो गया। 11 होता है, 11 इसका परमाणु क्रमांक क्या? 11 है। 11 और इसका डबल 22, एक जोड़ेंगे क्योंकि विषम संख्या इसलिए 23।
तो उन्होंने अपने नियम में यही कहा कि ये जो लिथियम है ना, ये पहला वाला तत्व और दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत, क्या कहा, पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत लगभग बीच वाले के बराबर होता है। ये उनका नियम था। उन्होंने क्या कहा कि पहला वाला जो तत्व है ना, वो लास्ट वाले तत्व के परमाणु भार है ये, इसके औसत का मतलब इनको जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे तो बीच वाला आपका निकल के आ जाएगा। ये इन्होंने कहा था। किसने? डोवे राइनर ने कहा था। समझ में आया? देखो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, 39 लिखा हुआ है, +7 कर लेते हैं, बटा 2 कर लेते हैं। औसत जोड़ के आधा करना है। तो यहाँ पे देखो 39 है तो ये जुड़ेगा, आपका हो जाएगा 46/2, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3। अरे वाह, ये तो पूरा आ गया। डोवे राइनर खुश हो गए। अरे कहन हमारा जो नियम है ना वो बढ़िया काम कर गया। खुश हो गए क्योंकि पूरा 23 का 23 ही आ गया, एकदम खुश। कहन बिंदास, अब हमारा नियम कोई काट नहीं सकता, अब हमारा नियम चालू हो गया, बढ़िया चल रहा है। फिर उन्होंने दूसरे वाले पे देखा, तो जब दूसरे वाले पे देखा कि यहाँ पर क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, तो क्लोरीन को इसने कहा था, इनका नियम क्या कहता है? इनका नियम कहता है कि जो डोवे राइनर के त्रिक नियम के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों में पहला और तीसरे तत्व के औसत का आधा बीच वाला होगा। और जब इन्होंने ये बात कही तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर 81.25 आ रहा था, 81.25, और इसका आधा करेंगे तो आएगा 80। जब दोनों जोड़ेंगे, देखो हम देख लेते हैं क्या लिखा, 127 + 35.5 बटा 2 करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 162.5 बटा 2 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 2 8 16, 2 एकम 2 .5, मतलब 81.25 आएगा, लगभग कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका आधा करें तो इसका जो होता है वो 80 होता है। तो उन्होंने क्या कह दिया, लगभग, बात बन गई। क्या कहा कि पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का औसत का लगभग बीच वाला होता है। क्या कह दिया, लगभग। यहाँ पर तो जो कहा था नियम वो सेट हो गया, क्योंकि भैया पूरा 23 का 23 आ गया, एकदम खुश। दूसरे वाले में गड़बड़ हो गया, दूसरे वाले में कुछ आगे आ गया, तो उन्होंने कहा कि लगभग होगा। क्या कह दिया, लगभग कह दिया, और काम चल गया। तो आप परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से। परिभाषा कैसे सुनेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे कि इस नियम के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत का लगभग आधा होता है। क्या कहोगे, लगभग आधा होता है। मतलब डोवे राइनर के त्रिक नियम के अनुसार पहला और तीसरे तत्व का औसत लगभग बीच वाला होता है। ये डोवे राइनर का त्रिक नियम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको एक बार हम फिर समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि जो पहला वाला तत्व है और जो तीसरा वाला तत्व है, इसमें उन्होंने बताया कि जब पहले वाले तत्व को और तीसरे वाले तत्व को जोड़ेंगे, औसत का मतलब दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के आधा करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ये इनका नियम था। इन्होंने कहा कि डोवे राइनर अपने त्रिक नियम में पहले और तीसरे का औसत लगभग बीच वाला होता है, मतलब औसत का आधा लगभग बीच वाला होता है। अब इनकी कमियां क्या थी, इनकी किस कमी से इनका नियम फेल हो गया, ये समझ लेते हैं। तो इनका इस वाले में तो नियम काम कर गया, इस वाले में काम कर गया, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्गन में इनका नहीं चल पाया। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्गन का इन्होंने किया तो इसमें इनका ये त्रिक नियम वाला रूल काम नहीं कर रहा था। ठीक, तो आप इनकी कमियों को कैसे लिखेंगे वो समझ लेते। और ये नियम इन्होंने 1829 में दिया था, लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिलेगा। तो डोवे राइनर के इनकी कमियां क्या थी वो आप सुन लीजिए ध्यान से। तो कमियां क्या थी, पहला, उस वक्त ज्ञात सभी तत्वों को ये अपने नियम के अनुसार विभाजित
नहीं कर सके। पहला तो गलती ये हो गया इनका। कमियां क्या हो गई भाई, कोई भी दूसरा वैज्ञानिक आएगा तो पहले वाले में कमी ढूंढेगा ना, कमी ढूंढेगा कि क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने, हटाओ इनके नियम को, ये गड़बड़ है। तो पहली कमी क्या हुई, इन्होंने क्या किया, उस वक्त ज्ञात सभी तत्वों को अपने त्रिक में विभाजित नहीं कर सके, पहली कमी। दूसरी कमी क्या थी, सभी ग्रुप समूह जो इनके त्रिक इन्होंने जो बनाए थे, सभी त्रिक नियम इनके नियम का पालन नहीं कर रहे थे। तीनों जो त्रिक थे उसमें त्रिक नियम जो था इनका पालन नहीं कर रहा था। तो ये इतनी बातें थी, जैसे कि कौन सा, अगर आप लिख सकते हो नाइट्रोजन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप इनके नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है। तो चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। आपने डोबेराइनर का त्रिक नियम समझ लिया कि क्या होता है, क्या कमियां थी, किन कमियों की वजह से उनको फेल कर दिया गया। क्योंकि देखो दो ही चीज होता है, यदि आपसे कोई सीनियर या आपसे कोई ज़्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति आता तो आपके अंदर कमियां निकालेगा या फिर आपको सुधारेगा, ठीक, आपके नियम को सुधारेगा। तो वैज्ञानिक उसने क्या किया, उसने जो नियम दिए थे वो फेल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने जो त्रिक नियम दिया था उसमें सारी बातें उनकी सेट नहीं हो रही थी, इसलिए वो फेल हो गए। फिर एक नए वैज्ञानिक उभर के आए जिनका नाम था न्यूलैंड, और इन्होंने उनका नियम क्या था, डोबेराइनर का त्रिक नियम और इनका अष्टक नियम। ये थोड़ा और बड़े चढ़े, कहीं 3 नहीं 8, तो इन्होंने क्या कह दिया, अष्टक नियम। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें क्योंकि इन्होंने अपने नियम का जो पालन था ना, इन्होंने कहा कि संगीत के स्वरों से, जैसे वो गाना नहीं, आप जैसे कहीं पर संगीत सीखने जाओ तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा शुरू में आया, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा उधर और शुरू में भी सा। कोई भी चौपाई ले लो, अगर आप पढ़ोगे तो जैसी धुन शुरू में होगी वैसी ही धुन आखिरी में होगी, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा, आप क्या लिखोगे, न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम क्यों कहते हैं, तो क्या लिखोगे, न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने नियम की तुलना संगीत के स्वरों से की थी, इसलिए न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम भी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो ये जो वैज्ञानिक थे ये आए थे कब, वो आए थे, तो ये जब आए थे ये आए थे 1863, कहीं पर आपको 64 मिलेगा। तो 63-64 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब 63 होगा तो 64 नहीं होगा और 64 होगा तो 63 नहीं होगा। क्लियर है, दो में एक ही होगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में, छापनों में, प्रिंटिंग में गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पर 63-64 में कुछ हो सकता है, तो एक ही आएगा, दोनों ऐसा नहीं होगा कि दोनों साथ में आ जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1663 में इन्होंने अपना नियम दिया था और इन्होंने कहा था, आप अब ध्यान से सुनिए हमारी बातों को, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिए, क्योंकि अभी हमने न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम क्यों कहते बता दिया। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से, न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने नियम को संगीत के स्वरों से जोड़ा है या संगीत से के स्वरों द्वारा अपने नियम को समझाया है, इसीलिए न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम भी कहते हैं। अब इनके न्यूलैंड को अष्टक नियम को ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या नियम दिया, उन्होंने क्या कहा था, परमाणु द्रव्यमान, मतलब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तो क्या लिखोगे, यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, यदि तत्वों को, एलिमेंट्स को परमाणु के बढ़ते हुए द्रव्यमान, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले वाले तत्व के गुण धर्म के समान होता है। समझ में आ रहा है, जैसा पहला तत्व होगा, जैसे अगर हम इधर करें लिथियम, लिथियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इस तरह से हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, मतलब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करें। तो कह रहा प्रत्येक पहला तत्व, अगर यहाँ गिनेंगे पहला तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, मतलब कि पहला वाला तत्व 8वें वाले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। क्लियर हो रहा है, अभी हम और क्लियर कर रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट।
और क्या क्लियर करते हैं, देखो उन्होंने कहा कि जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, मतलब सॉरी गलत हो गई, यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, किसके, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। ये नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। मतलब कि जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो पहला तत्व होगा वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। ये इन्होंने नियम दिया था। अच्छा, ये नियम तो इन्होंने दे दिया और देखा गया कहीं ना कहीं तक सही था। जैसे हाइड्रोजन तो जन आ रहा है, जैसे आपने कह दिया लिथियम, सोडियम, ठीक, पोटेशियम, तो यम आर, मतलब कि वैसे वैसे तत्व, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन तत्वों के गुणधर्म समान होंगे। पहले वाले तत्व का जो गुणधर्म होगा वो 8वें वाले तत्व का भी गुणधर्म होगा। जैसे आप देखेंगे कि लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ये 11 है लेकिन बाह्यतम कोश में 2, 8, 1, मतलब गुणधर्म समान है। समझ रहे हो ना कि जैसा गुणधर्म ये तीसरा मतलब पहला वाला प्रदर्शित करेगा वैसे 8वां तत्व, लिथियम के बाद ये 8वां तत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। ये इन्होंने नियम कहा। अच्छा, फिर इनका नियम फेल कैसे हुआ? तो फेल इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो नियम था ना वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कहाँ तक? सिर्फ कैल्शियम तक। और एक बात ये इन्होंने गलत बोल दी थी, कमेंटमेंट गलत कर दिया था, क्योंकि जब ये वैज्ञानिक आए थे तो उस समय सिर्फ 56 तत्व ज्ञात थे। कितने ज्ञात थे? 56। और इन्होंने कल्पना की कि भविष्य में अब इससे ज्यादा तत्व नहीं खोजे जा सकेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। इन्होंने कमेंटमेंट कर दी। क्या कर दी? क्योंकि इनका नियम तो सबसे पहले गड़बड़ होगा, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा देखो जितने तत्व आ गए ना वो आ गए, अब भविष्य में और तत्व खोजे नहीं जाएंगे, तब इनका नियम ये फेल हो गया। तो कमियां क्या थी? पहला था कि इनका सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कल्पना की कि संसार में 56 तत्व हैं और इससे अधिक अब संसार में तत्व नहीं होंगे। और एक चीज, इन्होंने जब अपना नियम गड़बड़ होते हुए देखा तो इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट और निकिल को साथ साथ रख दिया। क्या रख दिया? कोबाल्ट और निकिल को साथ साथ रख दिया। ये 3 कमियां आप इनके नियम को फेल होने में लिख सकते हो। पहला कि इनका सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कल्पना की कि भविष्य में 56 तत्व से अधिक नहीं खोजे जा सकेंगे। तीसरी बात, कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने एक साथ रख दिया, बल्कि इनके गुणधर्म समान नहीं है। तो ये इनकी कमियां थी। तो आपको क्लियर हो गया होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम किसे कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक नियम किसे कहते हैं, और न्यूलैंड के नियम को अष्टक का नियम क्यों कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।